अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, पिछले सप्ताह आयोजित डिबेट में हमने आपके साथ ये चर्चा की थी कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी से चुनावी रणनीति में निपटने के लिए कांग्रेस के अलावा भी एक फ्रंट पर काम चल रहा है। और आज 18 तारीख को तेलंगाना के खम्मम जिले में आयोजित एक मेगा रैली में 3 दल एक साथ दिखे। तिकड़ी का बीजेपी पर हमला। तेलंगाना में तिकड़ी ने एक बड़ा चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इसमें कौन कौन है? केसीआर, उनकी पार्टी भारत राष्ट्र पार्टी, जिसका नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस कर दिया गया है। दूसरा, समाजवादी पार्टी। आज अखिलेश यादव की वहाँ मौजूदगी ये बताती है कि अखिलेश यादव अब एक गैर भाजपा गैर कांग्रेस अलायंस पर काम कर रहे हैं। और तीसरा, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी। और चौथी बात, लेफ्ट पार्टीज का भी उस मंच पर खड़े होना। यानी एक ऐसा अलायंस बन रहा है जो ना बीजेपी को चाहता है, ना वो कांग्रेस में राहुल गांधी के लिए खड़ा है। वो एक अलग इंडिपेंडेंट मोर्चा बना रहा है। ये मोर्चा क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? आज की परिचर्चा हम इस विषय पर आयोजित करेंगे। बहन भाइयों, इस देश की राजनीति में कुछ परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। राजनीति कैसी? वो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। एक यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हैं, जो कांग्रेस अपने लाइक माइंडेड लोगों का एक मोर्चा बना रही है, जो 30 जनवरी को श्रीनगर में आयोजित एक मेगा रैली से स्पष्ट होगा कि कांग्रेस के साथ कौन सा अलायंस इस देश में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ है। और एक दूसरे अलायंस का आज एक धुंधली तस्वीर थोड़ी साफ हुई। ये तस्वीर कहाँ बनी? साउथ तेलंगाना, साउथ और डेक्कन के बीच का इलाका है खम्मम। खम्मम तेलंगाना के पूर्वी छोर पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। महत्वपूर्ण जगह है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है। और वहाँ एक मेगा कलेक्ट्रेट के उद्घाटन के अवसर पर आज एक शक्ति प्रदर्शन भारत राष्ट्र समिति, जो पूर्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, उसके अध्यक्ष और वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। 3 मुख्यमंत्री उन्होंने अपने मंच पर बुला लिए, केरल, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और वामपंथी दलों के लीडर्स। क्या ये जो अलायंस आज आपको खम्मम जिले में तेलंगाना में दिखा, इसमें कोई दम है? वैसे इसमें जो लीडर्स हैं सब जनाधार वाले हैं, सब अपने अपने में एक बड़ी फोर्स हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन को लीड करते हैं, 36% वोट शेयर 2022 में लेकर आए हैं। एक बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, जिनको 2.25 करोड़ वोट लास्ट इलेक्शन में मिला है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लड़ लड़ के आम आदमी पार्टी ने एक नहीं 2 राज्यों में सरकार बना ली, नेशनल पार्टी का दर्जा। और वाम दल, जिनका केरल का किला अभी तक सुरक्षित है, महफूज है, ये इकट्ठा हुए हैं किसकी लीडरशिप में? एक अनुभवी नेता जिसके पास लड़ने की महारत हासिल है। आज तक जो कोई युद्ध हारा नहीं, उसका नाम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अद्भुत फाइटर है, अद्भुत योद्धा किस्म के व्यक्ति हैं। राजनीति में ऐसे नेता कम मिलते हैं जो राजनीति करके अपने राज्य का भूगोल बदल दें। राजनीति नहीं बहनों भाइयों, शब्दों पर गौर करिएगा, भूगोल बदल दें। ऐसे नेता बिरले हैं। उनमें से एक हैं चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। अब उन्होंने बीड़ा क्या उठाया? काफ़ी समय आप देख रहे होंगे कि इधर 1 साल से ज़्यादा के वक्त से वो सक्रिय हैं दिल्ली में और अन्य राज्यों में। बिहार वगैरह का भी दौरा कर चुके हैं, यूपी का भी दौरा कर चुके हैं। अखिलेश यादव से भी मुलाकात करते हैं, आम आदमी पार्टी से भी करीबियत रखते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी भी चाहते हैं। तो इस समान दूरी को पॉलिटिकली कौन लाइक कर रहा है? ये जो 4 विभूतियाँ आज बैठी हैं मंच पे, यही वो लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चे पे काम कर रहे हैं। ये बीजेपी से लड़ पाने में सक्षम होते हैं या नहीं, एक अलग विषय है। इनका अपने अपने राज्यों से बाहर क्या जनाधार है, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये अपने राज्यों में एक ताकतवर लोग हैं। तो क्या अगर ये अलायंस अलग बन रहा है जो कांग्रेस के अलायंस से अलग है, तो कांग्रेस का नुकसान है, या फिर यही वो अलायंस है जो बीजेपी को टक्कर देगा? जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, इनका जनाधार के बारे में कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। ये सब जनाधार वाले नेता हैं
और सब अपने अपने राज्यों में हुकूमत में हैं, या हुकूमत में नहीं है तो लार्जेस्ट अपोजिशन है। तो क्या ये तीसरा फ्रंट जिसको केसीआर की अगुवाई में तैयार हो रहा है, इसमें और भी अलायंस पार्टनर जुड़ेंगे? कौन लोग होंगे वो? कौन से वो राजनीतिक दल होंगे जो इस विचार को प्रमोट करेंगे? और क्या इनकी राजनीतिक ताकत बीजेपी जैसी माइटी पावर से लड़ने में सक्षम है? आपने प्रधानमंत्री का कल का स्टेटमेंट आपने अखबारों में और टीवी चैनलों में देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम काल में चल रही है। स्वर्णिम काल में भारतीय जनता पार्टी, चरमोत्कर्ष है भारतीय जनता पार्टी का, अमृत काल। और प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अगर इस वक्त मेहनत में कोई कमी हुई तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। हमें मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। क्या जब बीजेपी पीक में है तो क्या ये राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पावर, रीजनल फोर्सेस बीजेपी की केंद्रीय सत्ता को चुनौती दे पाएंगे? यही एक सवाल है जिसका जवाब आज डिबेट में हम तलाशेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल। फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया। ये बीजेपी वाले बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह साजन मेरे साथ हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस से हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, और मेरे साथ वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और उनकी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने निश्चित तौर पर, या हो सकता है आपने खम्मम की रैली देखी हो, उसमें जुटी भीड़ और मंच पर मौजूद तीसरे फ्रंट की परिकल्पना और उसके नेताओं का जमावड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चुनौती का विषय है कि उनके खिलाफ जनाधार वाले नेताओं का एक अलायंस तैयार हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल तीसरा मोर्चा मानने को तैयार नहीं हूं। ये 2-3-4 नेता इकट्ठा हुए थे क्योंकि यहां पर ये अपनी रैली कर रहे थे। बगल का राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि इस मंच पर दिखाई नहीं दे रहा था, चाहे वो टीडीपी हो या वो वाईएसआर कांग्रेस हो। और आप दक्षिण भारत के डीएमके, एआईडीएमके या वामपंथी दलों को अगर देखें जो वहां प्रभावी भूमिका में है, उनमें से कहीं किसी भी प्रतिनिधि का उस मंच पर स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा। केरल के चीफ मिनिस्टर भी थे और डी राजा भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी वाम रिप्रेजेंटेशन था वहां पे। हाँ, अच्छा, ठीक है। वैसे भी वामपंथी चूंकि कम बहुत हो गए हैं इसलिए शायद दिखाई नहीं पड़े होंगे। लेकिन मैं महत्वपूर्ण एक बात कहूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे और आज ही संभल के विधायक और संभल के सांसद का बयान मीडिया में बहुत चर्चा में है। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि मायावती जी ज्यादा बेहतर नेता हैं और मुसलमानों का ज्यादा विश्वास मायावती जी पर है। यानी अखिलेश यादव जी की पार्टी के सांसद अखिलेश यादव जी की प्रति आस्था रखने की बजाय मायावती जी में आस्था रख रहे हैं, और उनकी पार्टी के विधायक उनके सांसद के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यानी पार्टी के भीतर अंतर्कलह मची हुई है, पार्टी के भीतर सिरपुटुवल है और तेलंगाना में जाकर के वहां सपने देख रहे हैं। ये थर्ड फ्रंट की कल्पना जब भी बनती थी ना, तो ये यूपी और बिहार से बनती थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज कहां रह गया, थर्ड फ्रंट कहां रह गया, ये जाकर के वहां दक्षिण में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी भी कोशिश करें, कोई फ्रंट क्या दक्षिण को आप कमतर आंकते हैं बड़ा गठबंधन बनाया या फिर आप के चंद्रशेखर राव को कमतर आंकते हैं?
नहीं, के चंद्रशेखर राव भी पार्टी की उसी अंतर्कलह से जूझ रहे हैं। के चंद्रशेखर राव की जो बीआरएस है ना, वो राष्ट्रीय फलक पर बनने का प्रयास कर रहे हैं, और उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी इस समय भयंकर अंतर्कलह दिखाई पड़ रही है। टूट का सामना उनकी पार्टी के भीतर ही होने वाला है। कई उनकी पार्टी के सांसद मुखर होकर के उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसी अवस्था में अपनी अपनी पार्टी बचाएं। ऐसे लोग, जो लोग भारत जोड़ने की बात करने लगते हैं, अपनी पार्टी खतरे में पड़ी होती है। आप राष्ट्रीय फलक पर आने की बात कर रहे हैं, और पहले है जहां आप स्वयं मौजूद हैं, जहां से आपका अस्तित्व है, आप अपना अस्तित्व देखने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मुझे पर लगता ये है पहले आपको जमीन चिंता अपनी नहीं बचानी होती कि चाहिए। एक अपनी मंच, जमीन बचाएंगे तब आसमान की तरफ देखेंगे। वहां पर केसीआर समेत 4 चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, नॉट फार्मर, और एक उत्तर प्रदेश जैसे बहुत ही पॉलिटिकल और पावरफुल स्टेट का लीडर ऑफ अपोजिशन, ये बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं चिंता है हमें। इससे पहले हमने इससे भी ज्यादा बड़े विपक्ष के एक साथ उठते हुए हाथ देखे हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल रही है, जिसमें बिहार से भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ा है। हमने इससे पहले बड़े बड़े गठबंधन 2019 के चुनाव से पहले बनाने की कोशिश की थी। मैं उदाहरण ये देकर याद तो दिला रहा हूं उत्तर प्रदेश के दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन जब बन रहा था, तो यह दावा किया जा रहा था कि इतना बड़ा गठबंधन है कि इस बार सुनामी चलेगी और भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये किसी भी तरह के गठबंधन बनाने की कोशिश करें, पहली बात तो गठबंधन बन नहीं पाएगा। क्या अखिलेश यादव जी इस बात को घोषित कर देंगे कि वो चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में काम करने को तैयार है? क्या चंद्रशेखर राव इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो सीनियर लीडर उनका मंच साझा कर रहे हैं, तैयार है, उनके साथ घूम रहे हैं, तो उनकी लीडरशिप से कोई परहेज थोड़ी है उन्हें। वो तो ओपन हो चुका कि वो कह रहे हैं कि हाँ, एक अलायंस की जरूरत है। नहीं, वो कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं, एक साथ घूम इसलिए रहे हैं क्योंकि आप मना रहे हो कि ये सब इकट्ठे ना हो, के बाहर इन नेताओं को कोई पहचान। आप मना रहे हो कि ये सब इकट्ठे ना हो। देखिए, केसीआर चले आए, मैं तो देखिए आपके देख रहे दर्शकों को कह रहा हूं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर केसीआर की फोटो चला दीजिए, और चौक के अगर कोई लोग पहचान ले इसे तो हम अरे नहीं, कैसी बात है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, ऐसा कह के आप एक बहुत बड़े नेता का, और देखिए सच्चाई यही है, तेलंगाना को एक नया आकार देने वाले और तेलंगाना को मुक्त कराने वाले, अलग कराने वाले नेता को आप कह रहे हैं कि उनको कोई पहचानता नहीं। मैंने वीडियो देखा, ब्रजेश जी, अरे ये अखिलेश यादव जी की जो साइकिल, इनके चुनाव चिन्ह है ना, ये वही तेलंगाना के बगल में आंध्र प्रदेश में टीडीपी का चुनाव चिन्ह है। देखिए, बड़ा मुश्किल है। ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पार्टियां हैं, राष्ट्रीय फलक पर इनकी पहचान नहीं है। मैंने देखा एक वीडियो, अरविंद केजरीवाल जी वहां जोर से नारा लगवा रहे थे कि कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठाओ। एक भी हाथ नहीं उठा। फिर बोले मेरी भाषा समझ नहीं रहे शायद। सच्चाई यह है, चेहरा कोई पहचानता नहीं। आपकी राजनीति, आपकी बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। ये राष्ट्रीय फलक पर आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, तो क्या मैं मान लूं कि अब एक दक्षिण भारत से एक मोर्चा तैयार हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर पार्टिसिपेशन भी है, और ये मोर्चा अब आकार लेगा और समाजवादी पार्टी का इस मोर्चे का हिस्सा है? और क्या अब गैर भाजपा, गैर कांग्रेस कोई मोर्चा चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का है, तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे हटे। वो सरकार कैसे हटे जो गरीब को और गरीब बना रही है, अमीर को और अमीर बना रही है। हमको वो सरकार हटाने की हम लोग रणनीति बना रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीनना चाहती है। वो पार्टी जो संविधान को नहीं मान रही है, वो पार्टी जो लगातार इस देश के किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को या पूरे देश को झूठे सपने, झूठे वादे, झूठे जुमले देकर के गुमराह कर रहे हैं। तो हम उस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। हाँ, ये भी सच है कि हमारे नेता ने कई बार कहा है कि कुछ मामलों में भाजपा और कांग्रेस एक जैसी है, लेकिन हमारा कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। और राजनीति में ये ब्रजेश जी कहीं लिखा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री या तो बीजेपी का बनेगा या तो कांग्रेस का बनेगा। ये अगर माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, चंद्रशेखर राव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ममता जी, शरद पवार जी या सारे नेता मिल करके अगर भाजपा को हटाना चाहते हैं, तो देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में कोई बहुत
टिपिकल गणित नहीं होती, तो मोटा मुझे मोटा एक गणित होता है। सर्वमान्य नेता बताइए कि जो कितनी प्रधानमंत्री संख्या नरेंद्र है, मोदी के अगर मुकाबले उस पर संख्या के आपके हिसाब से मोर्चे से ब्रजेश खड़ा जी, हो सके, मान जिसके बारे में लीजिए आप कि कह ये रहे हैं कि राहुल नहीं हो सकते हैं। ओके, मैंने माना राहुल नहीं, देन हु, कौन? हाँ, ठीक बात है। देखिए, ये जो सवाल आपने ब्रजेश जी किया है, मुझे लगता है इस सवाल को सबसे पहले कांग्रेस को समझना चाहिए और कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाना चाहते हैं या कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सवाल इस समय यह है कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश को बर्बाद किया है। उन्होंने पिछड़े दलितों का आरक्षण या हक छीनने की कोशिश की है, उन्होंने नफरत फैलाई है। तो आप पहले कांग्रेस तय करे कि उनको क्या करना है। अगर कांग्रेस मन बनाती है कि आपके नहीं, पास हमको कोई भारतीय ऐसा जनता चेहरा पार्टी है को जो आप हटाना है, प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले ला सकें? हाँ, ठीक बात। ब्रजेश जी, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग हर डिबेट में कहते हैं, हर कार्यक्रम में, चट्टी चौराहे पर भी कहते हैं, मोदी जी से बड़ा चेहरा कौन है देश में। लेकिन मैंने कई बार कहा और मैं आपके भी कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कभी कभी चेहरे नहीं होते, लेकिन देश के मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी जी से कई गुना बड़े हैं। वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सीमाएं हो या आंतरिक जो कलह चल रही है, जो देश में नफरत का माहौल, रिलेटेड एक सवाल इस करना देश की चाहता हूं। संस्कृति सभ्यता कभी भी ऐसी नहीं आप रही। दक्षिण भारत मदद मांगने गए हैं बीआरएस से? आप दक्षिण भारत मदद मांगने के उद्देश्य से केसीआर के पास गए हैं, या आप उन्हें मजबूत करना चाहते हैं, या आप एक अलग मोर्चा चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस कोशिश में हैं कि जो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जो गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, मुसलमान या अगड़ों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, और जो समाजवादी व्यवस्था को मानते हैं, जो समाजवादी सोच के लोग हैं, उनको सबको एक करके, यही काम तो नीतीश जी भी लगातार कर रहे हैं। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। वकार साहब नमस्कार। बाहर एक और कैमरा है। आप ठीक हैं? सर दुआएं आपकी। बुलाए नहीं आपको? आपने तो बुलाया सर, तभी आया हूँ। वहाँ नहीं बुलाए? नहीं, आपके यहाँ से फ़ोन किया था सर, तभी आया हूँ। वहाँ नहीं बुलाए, खम्मम में? उसका जवाब दूंगा अभी। बताइए ना सर। राकेश जी प्लीज ऐसे मत हंसिए, ऐसे मत हंसिए राकेश। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ दूं? प्लीज। उसी में सब जवाब छुपा है। दुखती रग पर हाथ रख दिया है, उसी में सब जवाब छुपा है। प्लीज। कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाह। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। वाह, बेहतरीन। कनाते नकर आज आलमे रंग ओ बू पर, चमन और भी हैं, आशियां और भी हैं। आशिया मतलब घर, चमन मतलब बाग। सर शुरुआत है, अभी स्टार्टिंग है। बहुत से आएंगे, बहुत से जाएंगे, बहुत से आएंगे और बहुत से जाएंगे, बहुत से बनेंगे और बहुत से बिगड़ेंगे, बहुत से खड़े होंगे और बहुत से गिरेंगे। तो सर अभी 400 दिन है, और 400 मतलब व्यक्तिगत तौर पर ये थोड़ा अपमानजनक नहीं लगता कि आपके ही राज्य में, जहां आप सबसे ताकतवर हो, विपक्ष का एक बड़ा ताकत शक्ति प्रदर्शन हो, और आपको, भाई राकेश जी प्लीज, राकेश जी नो, और आपको इनविटेशन ना हो सर, और आप उनके सहयोगी भी हों टीआरएस के सर, थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता होगा। मैं आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं सर, सियासत में जिसने अपमान और सम्मान किया वो घर बैठ जाए। बेहतरीन बात कही। वो घर बैठ जाए, अपना रजाई निकाले, आग तापे, अपनी पत्नी से चाय बनवाए और खूब पिए और बिस्कुट खाए। वो ऐसी साहब सर जरूर राजनीति में जब सम्मान होता है तो भविष्य तय होता है। वाह। और जब अपमान होता है तो इरादा मजबूत होता है। हो गया सर अपमान? नहीं सर, ना अपमान ना सम्मान। मैंने भी आपसे कहा 400 दिन हुए हैं, क्या है, कौन सी रणनीति है, कैसे है, इस बारे में अभी जानकारी वैसी साहब खुद खुलासा कर देंगे हमारे। आप भी तो सोचते होंगे कि ऐसा बुलाया तो जाना चाहिए। सर एक कुर्सी लग जाती क्या हो किसी सर छोटी सी बात बोल दूंगा खाली। अगर कोई अलायंस ऐसा बने, जैसे फर्ज कीजिए
केजरीवाल से कहा जाए कि आप अपने 20 MP बंगाल में खड़े कर दीजिए, ओके, जिता पाएंगे, जमानतें जब्त हो जाएंगी। और ममता जी से कहिए कि अपने आप 10 MP उत्तर प्रदेश में जिता लीजिए, जमानतें जब्त हो जाएंगी। और नीतीश जी से कहिए कि अपने 5 MP पंजाब में जिता लीजिए, जमानतें जब्त हो जाएंगी। ओवैसी तो साहब सब जब ये लोग इकट्ठा होंगे, समझिएगा, तो अलायंस नहीं बनता है, वो एक कंप्रोमाइज होता है। ये तुम कंप्रोमाइज क्यों कर रही है? नहीं नहीं सर, दोस्ती होती है, कभी कभी शादी ब्याह में बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, जहां जहां के लोग। पर सर ये सार्वजनिक कार्यक्रम था, कोई शादी विवाह नहीं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने नाम लिए, मैंने कहा फला को फला से खड़ा कर दीजिए और जिता के दिखाए। तो सर ऐसा तो आपके लिए भी कहा जा सकता है। नहीं सर, देखिए, उस मंच पर अभी मैंने, सुनील साहब बोल रहे थे, इन्हीं ने अपने जो जितना भी टाइम इनको मिला 2, 3, 4 मिनट का, उसमें इन्हीं ने 4 बार 5 बार दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा, दलित के साथ इंसाफ, पिछड़े के साथ इंसाफ, इनके साथ नाइंसाफी, उनके साथ नाइंसाफी, ये बोले। एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमानों को राजनीति से बिल्कुल बाहर कर देंगे। सर उस ये मंच- आपकी एक भाषा मिनट, क्यों सर बोल सर रहे हैं? सर सुना नहीं आपने। 20% मुसलमान, 20% मुसलमान को क्या एक कुर्सी नहीं दी जा सकती थी मंच पर? मैं वैसे, मुझे तो सिंपैथी, मैंने तो कहा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, सबसे मेरा सवाल देश नहीं, से है, बिल्कुल मिलनी चाहिए किसी सर। व्यक्ति विशेष से, दल विशेष मैं से तो मेरा कहता हूं सवाल। कि सर प्रॉपर कुर्सी ऊंची लगनी चाहिए। सर समझिए, मैं किस टाइप का नेता हूं, मैं आपको बता दूं। आप तो खैर जोड़ सर, नहीं। नहीं, आप हमें कुर्सी नहीं देंगे तो हम रोते हुए घर जाके नहीं बैठेंगे, हम अपनी कुर्सी ला के आपकी कुर्सी आगे लगा के बैठ जाएंगे। वाह, रोक पाइए तो रोक लीजिए। तो ये भी तो नहीं कर पाए वो। सर करेंगे हम, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। सर हम MIM के नेता हैं। आप अगर बुरा ना माने तो एक सवाल करूं। 10 कीजिए सर। आप वैसे तो राष्ट्रीय परिदृश्य में, और अब तो मैं देख रहा हूं कि आपके होम स्टेट में भी आपको चिमटे से भी कोई छूने को तैयार नहीं। ये आप मतलब आपकी नहीं, पार्टी। 10 बार आप कहते हैं, 10 बार कहते हैं सर, हम आज ये प्रूव हो गया, मतलब ये था, बुरा मत मानिएगा, सर, मतलब हम मैं तो गल- पहले अरे, माजरत के साथ ये सर, सवाल हम किया। हम गले लगाने वाले लोग हैं, हम गले लगाने वाले लोग हैं। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे कि आप दलित की पिछड़े की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को राजनीतिक अगर हक और हिस्सेदारी की बात आएगी तो आप इग्नोर कर जाएंगे। तो सर क्यों लिपटे हो KCR से? मैंने आपसे भी कहा कि ओवैसी साहब का बयान आने दीजिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ बोलना। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव ये 2024 त्रिपाठी जी को बड़ा मजा आ रहा है आज तो। 2024 लोकसभा का चुनाव AIMIM और मुसलमानों की हिस्सेदारी के बगैर कोई नहीं लड़ेगा। हिम्मत नहीं लड़ने की सर। अरे सर, पूरे राज्य में इतनी बड़ा कार्यक्रम कर लिया, आपको पूछा भी नहीं, आप विरोध करने की स्थिति में नहीं हो, आप लड़, कहाँ बात कर रहे हो सर? कौन सी चुनौती दे रहे हो आप? सर मैं आपसे अभी बुरा लगेगा कहूंगा अभी तो साबित इसलिए कर दूं आपको, माजरत के साथ नहीं, पूछ नहीं, लिया। अभी यहाँ साबित कर दूं। कर दो सर। देखिए, कांग्रेस भी बैठी है, आम आदमी पार्टी बैठी है और समाजवादी पार्टी बैठी है। बीजेपी वाले भी इन हैं। तीनों लोगों से कह रहा हूँ, बीजेपी से तो मुसलमानों से मतलब नहीं है। अब मतलब है सर, कह दिया नहीं है नहीं सर, पसमानदा, नहीं सर, कुछ नहीं मतलब है मुसलमानों बोरा से। समाज सर। काहे का पसमानदा की बात करते हैं? कौन से मुसलमानों की बात करते हैं? बता रहे हैं मुसलमानों के पास जाइए, बिल्किस बानो के पास जाएंगे, माफी मांगेंगे वहां? अब तो किसी बलात्कारी को संस्कारी ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। पहले मोदी जी जवाब दें। जवाब नहीं होगा पूरी पार्टी के पास इस बात का। सर न बुलाए जाने का गुस्सा झलक रहा है। सर कोई गुस्सा नहीं है, ये सवालात हैं देश के, और मैं देश के सवालात को अपनी जबान से कह रहा हूं। ठीक है, हर व्यक्ति का सवाल है ये। मैं 3 लोगों से बात कट जाएगी सर। कांग्रेस बैठी है, आम आदमी बैठी है और समाजवादी पार्टी बैठी है। इन तीनों से मैं पूछ रहा हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दे के दिखाएं ये लोग। क्या गुनाह कर दिया इन तीनों ने? नहीं सर, इन तीनों से पूछ रहा हूं, क्या मुसलमानों की हिस्सेदारी के बगैर इस देश में आप राजनीति आपकी संभव है? सर अखिलेश यादव को तो मुसलमानों ने जबरदस्त वोटिंग की, आपको हलो भी नहीं किया। आप किस दम पर दावेदारी कर रहे हैं? आपको तो आपके होम स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो आपका अलायंस पार्टनर है, हलो नहीं किया। सर यही तो अफसोस है कि मुसलमान आपको वोट दे रहा है, यादव आपको वोट नहीं दे रहा है, पिछड़ा आपको वोट नहीं दे रहा है, दलित आपको वोट नहीं दे रहा है, आप उनके गले में लटके पड़ रहे हैं, पैर पकड़े जा रहे हैं, और जो मुसलमान आपको वोट दे रहा है उसको आप हिस्सादारी नहीं देंगे। वो तो है ही सर साथ में। तो वही मैं पूछ रहा हूं, मुसलमान को ये बात समझना होगी जो आपने बोली है ना अभी, ये जो भी आप बोल गए हैं ना, क्या यही बात मैं इन लोगों से सुनना चाहता हूं क्या उनसी वाली? कि मुसलमान तो है ही है। अरे मुसलमान नौकर थोड़ी ना है भाई।
तो सर यही बात आपको मुसलमान नहीं, आपको मुसलमान से दिक्कत। सर आप माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं माजरत के साथ सवाल पर सुन लें, आप उत्तेजित ना हो ना गुस्सा हो। नहीं सर, नहीं हम लोग बहुत आराम से यहाँ बात कर रहे हैं। सर भाई आप जहाँ के सबसे आपका वर्चस्व है, जहाँ से आपकी पार्टी की ताकत है, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता भी वहाँ बैठते हैं, वहीं आपको नहीं पूछा गया। आप दूसरे राज्य में क्यों अपेक्षा करते हैं कि आपको कांग्रेस वाले पूछें या बंसराज दुबे पूछ लें या सुनील साजन पूछ लें, क्यों पूछें? मैंने सर अभी आपसे एक बात कही कि सब यात्राएं कर रहे हैं, अभी हमारी यात्रा तो हमने तो शुरू ही नहीं की। हमारे भी 2 पैर हैं सर। सर आपका सर हमारे पास भी 2 पैर हैं सर। आपका कंप्लीट बहिष्कार चल रहा है, आप हिंदी में समझ लो, कोई कहेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। सर समझिएगा, पहले खूब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, खूब ख्याल अच्छा कीजिए, लेकिन इतना हमें पता है कि इस 2024 के चुनाव में जी मुसलमान, मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके नहीं कर सकते आप बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप बहुत बोल्ड स्टेटमेंट और स्पष्टता रहती है आपकी बातों में। मैं बंसराज दुबे को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज आपके नेता दक्षिण पहुंच गए, जबकि दक्षिण में तो आपका कोई जनाधार खास नहीं है। क्या आप कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी अलायंस पे काम कर रहे हैं, कोई मोर्चा बनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, आपको पता हो कि इसके पहले भी केसीआर साहब भी दिल्ली के दौरे पे आए थे और उन्होंने दिल्ली सरकार के काम को भी देखा था। आज एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भगवंत मान साहब, अखिलेश यादव जी, सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन आप सोचिए कि पूरे कार्यक्रम में और दिन भर जिसका जिक्र आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी मंच से किया कि चर्चा किस बात पे हुई, चर्चा इस बात पे हुई कि कैसे इस देश में शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए, महंगाई जो बढ़ रही उस पर कंट्रोल किया जाए, बेरोजगारी जो बढ़ रही उस पर कंट्रोल किया जाए। यानी एक तरफ वो 3-4 नेता जो इकट्ठा होकर इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि कैसे 130 करोड़ जनता का भला किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो लड़ाई है, जिनसे लड़ाई है, यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात कर लूं, नरेंद्र मोदी जी की बात कर लूं, तो उनका पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि कैसे इस मुख्यमंत्री को परेशान करो, कैसे इस पार्टी को परेशान करो, इनके ऊपर सीबीआई और ईडी का काम करो, इनको किस तरीके से गिराओ। यानी जो जरूरी मुद्दे उस पर नरेंद्र मोदी जी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज एक बड़ी दिलचस्प चीज हो रही है जी। आप सोचिए कि एक दल है भारतीय जनता पार्टी जो दोस्तवाद पे 2024 का भी चुनाव लड़ने जा रही है, एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। उनके नेता पैदल चले जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया भारत जोड़ो, और वहां पंजाब पहुंचते पहुंचते कांग्रेसी ने बोला कि भैया कांग्रेस ने आपको बुलाया नहीं? तो क्या कांग्रेस के क्या जो विपक्ष है वो भी आपके साथ अछूतों जैसा व्यवहार कर रहा है? तो आपको जिन्होंने पूछा वहां पहुंच गए। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस खुद में कंफ्यूज है तो वो क्यों किसी को बुलाना चाहेगी। अभी बड़ी अच्छी बात सुनील जी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ये सब यात्रा या इस तरीके से तिकड़म नहीं कर रही है। वो राहुल गांधी को कैसे एक बार प्रधानमंत्री बना ले, पूरा फोकस उनका उसी पर है। और आप क्या इस देश में विपक्ष को बिना कांग्रेस का विपक्ष सोचा जा सकता है? आज भी वो जब अपने लोएस्ट पे हैं तो भी 50 से ज्यादा सांसद हैं और आपके पास लोकसभा में कोई नहीं है जो हलो कर सके आपको। वो बात ठीक है, लेकिन आज हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी, और सबसे ज्यादा लोकप्रियता अगर किस नेता की है तो अरविंद केजरीवाल जी की है। और मैं बहुत माफी के साथ इस बात को कहना चाहूंगा, जो दोनों बड़े दल हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये देश की जनता से ऊपर नहीं ब्रजेश जी, ये नहीं तय करेंगे हाथ उठाकर कि क्या आम आदमी पार्टी ये तय करेगी कि खम्मम के मंच पर, बीआरएस के मंच पर या अपोजिशन के मंच पर असदुद्दीन ओवैसी ना है? क्या आपने कोई ऐसी शर्त रखी थी? नहीं, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से सिपा सलाहकार हैं तो उनका जरूरत नहीं है मुझे लगता है ऐसे खास ऐसे मंचों पर उनको दूर रहना चाहिए। ये दूर रहना चाहिए जी किसी समाज की। अब मैं समझ गया कि केसीआर की मजबूरी क्या थी। समाज की बहुत चिंता वाली बात है। सर नहीं, अब कह लिया जब आप किसी समाज देवेंद्र प्रताप सिंह, बहुत शुक्रिया। कहते हैं वंशराज जी प्लीज वेट, अब डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार भी, मैं समझता हूं कि वकार साहब को क्लैरिटी आ गई होगी। मैं देवेंद्र प्रताप को भी जोड़ता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो रहा है, यानी ये गैर भाजपा गैर कांग्रेस का। और देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। ये सब 4 मुख्यमंत्री एक मंच पर आना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक असामान्य मोर्चा बन रहा है जहां आपके लिए भी कोई जगह नहीं। आदरणीय ब्रजेश जी, आज के आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण
डिबेट में जो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम सब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आखिर पूरे दमखम से कौन लड़ाई लड़ रहा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देश की जनता के जो बुनियादी समस्याओं के लिए आखिर कौन वो नेता है, कौन ऐसी पार्टी है जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो है सड़क पे से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। ये देखा जाए तो ये सच है। हर चाहे पब्लिक डोमिनेंस में आप जाइए, सब लोग जाएं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो सब लोग बनते हैं। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो अपने हर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू और उनके वेस्टेज इंटरेस्ट, ये दो शब्द नोट किए जाएं। बोलिए आगे। निश्चित तौर पे ब्रजेश जी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और अभी जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही, करीब 14 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा जा चुकी है। और जिस जो है एक बात बताओ, देवेंद्र बाबू एक बात बताओ जी, आप क्यों चाहते हैं कि अपोजिशन का हर दल आपके और राहुल गांधी के सामने सजदा कर जाए? इनकी कोई मजबूरी थोड़ी है। अभी पूछ लें पलट के यूपी में क्या है, 2% वोट है और चाहते हो कि अखिलेश यादव आपके झंडे के नीचे आ जाएं। जी मैं बहुत ईमानदारी के साथ, राजनीति देखो उपयोगिता और परफॉर्मेंस पे चलती है, इमोशन वाली बात नहीं चलती। ब्रजेश जी बहुत ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, परफॉर्मेंस करो। अखिलेश यादव तुम्हारे पे आपके पीछे खड़े होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति, जो सियासत है, जिस तरीके से 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को किस दिशा में और दशा में ले जा रहे हैं, ये हम आप सब लोग उससे परिचित हैं। जिस तरीके से देश में नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इनटॉलरेंस, जो डर और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कितने क्षेत्रीय दल हैं जो ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कोई एफर्ट किया कि ये सब आपके साथ जुड़ जाएं, बजाय इकट्ठा अलग जा रहे हैं? सब चार मुख्यमंत्री हैं भैया, एक लार्जेस्ट अपोजिशन का पार्टी ने चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी के नेता हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, और इस जबरदस्त ठंड में आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में कोई सवाल करो तो आप बस बताओ वो चल रहे हैं। और जो लोग आराम से जो है ब्लोवर में 3 शब्द अगर मैं निकाल दूं तो आप एक बात नहीं बोले हो, वो दम खड़ेंगे, वो दम। बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज केसीआर ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और जैसा कि मैं अभी डिबेट में ही बता रहा था कि एक स्टेज 4 मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव की मौजूदगी, ये एक नया अलायंस तैयार हो रहा है जो बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है। और दूसरा ये वकार साहब की पार्टी को समझ में मतलब आई नहीं बात, इन्हें क्यों नहीं। बिल्कुल बात सही है कि देखिए विपक्ष के काफ़ी बड़े नेता वहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन देश में बीजेपी के विपक्ष में बहुत सारी अभी पार्टियां हैं जो उस कार्यक्रम में नहीं गई। और ये किस तरह का कार्यक्रम था? आप 2024 के लोकसभा चुनाव के जो तीसरे मोर्चे की बात आती है, गठबंधन की बात आती है, उससे जोड़कर देखना शायद इसमें थोड़ी जल्दबाजी लगती है। ये जरूर है कि वकार साहब पिछली बार जब आयोजित करे थे 18 आने दो तब देखेंगे न्योता आता है कि नहीं आता, तब बात करिएगा। आज 18 भी आ गई, पानी सर के ऊपर से गुजर गया और आज न्योता भी नहीं आया, बुलाया नहीं गया सरकार में, जबकि वहाँ पर समर्थन है उनका। तो थोड़ा ये सवाल तो आपका बनता है और उस पर जवाब भी वो इंतज़ार में है कि कब आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो आज रैली हुई, आप इसको गठबंधन या कोई और भविष्य की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अखिलेश यादव गए जरूर थे वहाँ, लेकिन जितने लोग थे वहाँ उनका कोई बहुत स्टेक नहीं है, ना उनका कोई वोट है। चंद्रशेखर राव यहाँ पर यूपी में कोई एक वोट दिलाने की स्थिति में नहीं है। केजरीवाल थोड़ा बहुत उनकी पार्टी यहाँ पर लड़ रही है, शुरुआत की है उसने, बाकी और केरल के इधर उधर के उसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई स्वाभाविक रूप से चर्चा करता है साथ आने की, या तो फिर कांग्रेस आए और अखिलेश यादव आए तो उनका कुछ वोट है। यहाँ मायावती आती और अखिलेश आते तो उनका एक गठबंधन बड़ा था। राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि ये लोग 19 में किए थे, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बीजेपी डरती इसी गठबंधन से है, अखिलेश और मायावती गठबंधन से ही डरती। वो जानती है, वो पहले से ऐलान हो गया कि अब की हम नहीं रहेंगे साथ। तो भाई अब तो उनको बोलने का मौका ही है कि हमारे लिए मैदान साफ है, ये सब तो गए थे इसे खाना पीना खा के लौट आएंगे।
देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी जब तक कांग्रेस, ये बात सही है कि कांग्रेस अगर देश में दावा करती है कि हम बीजेपी के सामने सरकार बनाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो बड़े भाई की भूमिका भी निभाए और वो सबसे बात करे, अखिलेश यादव को भी मनाए, मायावती को भी मनाए, और जो छोटे दल हैं जो उनको भी अगर वो साथ ले। केसीआर की रैली में एक बात खटकती है कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, ये भी दो अलग अलग पार्टियां बिहार की, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? इनका भी आना वहाँ चाहिए था अगर कोई आप बड़ा गठबंधन देश में बीजेपी के खिलाफ बनाते हैं तो ये दर्शाता है ब्रजेश जी कि ये गठबंधन जैसा कुछ था या खाली एक शक्ति प्रदर्शन था, एक रैली करनी थी, एक मैसेज देना था। क्योंकि एकता जो बनाता है उसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, और वो सबसे बड़ा हो उसका त्याग और समर्पण महत्व रखता है। अभी चंद्रशेखर राव छोटे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अभी उनका हिंदी भाषी राज्यों में कोई प्रभाव नहीं है, तो ये सब चीज़ें आसान नहीं है। देखिए, एक चीज़ है कि पूरे संपूर्ण विपक्ष का मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से है जिसकी लोकप्रियता देश में बहुत ज़्यादा है, नरेंद्र मोदी। वो बीजेपी के भी नेता हैं ज़रूर, लेकिन बीजेपी में पार्टी से भी बड़ा उनका स्ट्रक्चर हो चुका है। और ये हिंदुओं के बीच जो गोल टोपी का मैसेज है वो बीजेपी को वोट दिलाता है, मजबूत करता है। मोदी जी ने भले कहा भाई कि आप भाषा का स्तर संभालिए, मुसलमानों के खिलाफ न बोलिए, लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो वोट कहाँ मिलेगा इनको? मुसलमान के ही नाम पर तो बीजेपी इस देश में राज कर रही है, वो कैसे ये छोड़ सकती है? अब ये विपक्षी एकता की जब बात आती है तो ब्रजेश जी उसमें अभी बीजू जनता दल, मायावती और ममता बनर्जी, ये सब भी तो अभी नहीं दिखे यहाँ। इनका भी एक अपना अपने राज्यों में अपनी अपनी हैसियत है। कल एक अखिलेश यादव ने लिस्ट जारी की प्रवक्ताओं की, उसमें 58 नाम आए। उसमें शिवपाल यादव की पार्टी जो विलय हुई उसके किसी नेता को मौका नहीं मिला। आज ये भी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। अभी शिवपाल यादव की स्थिति भी समाजवादी पार्टी में साफ नहीं हुई। तो ये जो विपक्ष रैली करके ताकत दिखा रहा है, उसको ये सोचना होगा कि किस राज्य में कौन मजबूत है और किसका कितना स्टेक है, उसके हिसाब से दोस्ती की संदेश दिया जाए। अब उत्तर प्रदेश का आदमी हैदराबाद में जाके हिंदी बहुत लोग समझते भी नहीं हैं, वो तो सिर्फ एक दोस्ती निभानी हो गई जो अखिलेश यादव ने तेलंगाना में जाके निभाई। इसके अलावा वोटर का, उनके वोट का कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की बात आती है, प्रियंका गांधी की बात आती है। कांग्रेस को अगर देश में सरकार बनानी है तो वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करे, बाकी रास्ता बचा नहीं है। मायावती है नहीं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वो कह रहे हैं हम 75+ राकेश त्रिपाठी। क्यों? वो जानते हैं कि अगर ये सब गठबंधन कर भी लेंगे तो ओवैसी को जो चिढ़ाया है वो ओवैसी यूपी में छोड़ेंगे इनको, वो आएंगे यहाँ भी लड़ेंगे। किसी के लिए भी अपमानजनक है, किसी के लिए भी। तो ब्रजेश जी, जो दल वहाँ जुटे उनका ज़्यादा कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, केजरीवाल जरूर हैं और केजरीवाल लड़ाएंगे, वो भी चुनाव यहाँ लड़ेंगे। उनकी 2 राज्यों में सरकार और राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बजाय हो सकता है वो और छोटे राज्यों पर फोकस करें, क्योंकि वो जानते हैं कि छोटी इकाई पर काम करना, नियंत्रण करना, निगरानी करना आसान है। तो ये जो स्थितियां बनी, आप इसको इस रूप में देखिए कि एक रैली थी, विपक्ष के बहुत सारे नेता इसमें नहीं आए। ये कोई गठबंधन का स्वरूप लेगी, ये बहुत कठिन है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी रैली, हमारे मीटिंग में केजरीवाल ना आए, तो विपक्ष कहाँ से एकजुट है? क्योंकि वो दिल्ली में उनके खिलाफ लड़े। केजरीवाल, अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये वकार साहब वाला मतलब नेता न दिखें। अभी वंशराज ने बोला ना। देखिए, अखिलेश यादव के बाद पता है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ मुसलमान रहा और आज भी वो समाजवादी पार्टी से उम्मीद रखता है। वो एक बड़ी पार्टी है, 110 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं। जी वीरेंद्र जी। अखिलेश यादव एक उदारवादी छवि का चेहरा है उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सियासत में, लेकिन उसको और ज़्यादा प्रसार की ज़रूरत पड़ेगी। उनको भी संघर्ष करना बाकी है और लोगों को जोड़ना भी बाकी है, और वो सब रिजल्ट आना है। लेकिन वकार साहब को आज थोड़ी निराशा जरूर होगी ब्रजेश जी। उन्होंने एक शेर भी पढ़ा,
लेकिन मैं आज उनको इस शेर से मुतमईन करना चाहूँगा कि घबराना नहीं। वकार साहब बड़े जिंदा दिल आदमी हैं, हाजिर जवाब हैं। नहीं बिल्कुल तो है। उनके लिए एक शेर बस पढ़ता ये हूँ। कि शेर सुरेंद्र राजपूत से लिखा लाते हैं, आपसे नहीं पूछते हैं। बोलिए वीरेंद्र जी। सुनिएगा कि देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता जी। और इंसान ये समझे कि यहाँ दफन खुदा है, मैं ऐसे मज़ारों की जियारत नहीं करता। तो भाई आज तो वकार साहब ने कह दिया कि हमें कोई भ्रम नहीं है, हम जियारत नहीं करेंगे आपकी। नहीं, इनकी बातों में लेकिन- ज्यादा स्पष्टता इनकी पार्टी के मुकाबले, मैं तो खुद ही कहता हाँ हूं। बिल्कुल है, और वैचारिक होनी भी स्पष्टता चाहिए। है। नहीं, अब फंस गए, सवाल आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जवाब तो देने कुछ न देने पड़ेगा, स्पष्ट जवाब दे दें, हाँ, ठीक ज्यादा है। अच्छा है। अप्रिशिएट जी। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है, वसीम बरेलवी साहब ने, कि तेरे गठबंधन से मैं मुतमईन नहीं, लेकिन तेरे खुलूस से फिर भी बहलना पड़ता है और खिलाफ जुल्म बगावत भी करनी पड़ती है, हर एक निज़ाम को एक दिन बदलना पड़ता है। यारों, हम ही नहीं सिर्फ लड़खड़ाए हैं, मियाँ ढलान पर सबको संभलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि केसीआर अपने मंच पर असदुद्दीन ओवैसी को बुलाएं न बुलाएं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? आप इतना क्यों इस मामले में व्याकुल हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल व्याकुल नहीं है। हम तो, मैं भाष्य इस बात पर ही रहा था, यही विपक्षी एका जिसका बार बार मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, यही विपक्षी एका है। सब अति महत्वाकांक्षी है। किसी का किसी के साथ गठबंधन चलाने का जो मंतव्य है ना, वो केवल सत्ता किसी तरह से मिल जाए, केवल इसी मंतव्य के साथ है। और गठबंधन के लिए मैं विशेष तौर पर अखिलेश यादव जी का फिर जिक्र करूंगा कि अखिलेश यादव तो भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि 2014 की पहली पराजय जब उन्होंने देखी अपने नेतृत्व में आने के बाद, तो 17 में उनका आत्मविश्वास हिल गया और उन्होंने तुरंत गठबंधन कर लिया। गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, 17 का चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। 19 में फिर उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन कर लिया, 19 का चुनाव, गठबंधन खत्म, मायावती जी गठबंधन टूट गया। 22 में उन्होंने पियर का चाचा जिनको कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी, उनके साथ गठबंधन कर दिया, केशव देव मौर्य की महान दल से गठबंधन कर दिया। 2022 का चुनाव खत्म, ये भी गठबंधन खत्म। यानी हर चुनाव के पहले गठबंधन करते हैं, चुनाव पश्चात गठबंधन। ओम प्रकाश राजभर किस तरह के नेता हैं? और राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता, उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर आज तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के कुछ विधायक हैं, पूर्वांचल के कुछ जिलों में अपना असर रखते हैं। एक उनका अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, उनका अपना दल है। जब आपकी पार्टी के साथ थे और सरकार में थे, तो आपका एक बड़ा चर्चित स्टेटमेंट था। क्या आप चाहते हैं कि मैं स्टेटमेंट याद दिलाऊं आपको? नहीं, बिल्कुल मैं अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटा हूं। देखिए, इस बात को फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता साधन है, साध्य नहीं है। हम साधना से इस साधन को लेकर के जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ओम प्रकाश राजभर जैसे जमीनी नेता के बारे में आप इतनी पुअर ओपिनियन, इतनी खराब ओपिनियन क्यों रखते हैं त्रिपाठी जी? नहीं, हमने बिल्कुल कोई ओपिनियन नहीं रखी। उनके पार्टी के प्रवक्ता उस समय जो साथ बैठे थे, उन्होंने इस बात की चर्चा की थी। क्या कहा था? आप अगर उस चर्चा को याद दिला रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, क्या उनके कहा पार्टी था के उन्होंने? प्रवक्ता ने इस बात की चर्चा की। उन्होंने क्या कहा उन्होंने था? अपेक्षा की थी कि हमने चवन्नी भी नहीं कमाई है। नहीं, उन्होंने चवन्नी की बात की थी कि हमने चवन्नी भी नहीं कमाई है। हमने स्पष्ट तौर पर कहा था ये सरकार कमाने धमाने वाली नहीं है। वो सरकार सपा बसपा की रहा करती थी, जहां कमाई धमाई हुआ करती थी कांग्रेस। तो आप ओम प्रकाश राजभर पे चवन्नी का आरोप लगा रहे हैं? तपस्या से पाई गई है जनता की बड़े सेवा नेता के पे? लिए। नहीं, मैंने नहीं लगाया। उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने, चूंकि आज उनका कोई प्रतिनिधि यहां है नहीं, इसलिए उनकी एब्सेंस में कहना ठीक नहीं है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने यह बात कही थी। तो आप खुश हैं कि इन लोगों का अलायंस आज खम्मम में इकट्ठा नहीं हुआ, या इनमें फूट है, या इनमें से कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया? ये आपको बात तसल्ली देती है? नहीं, देखिए, ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये बिल्कुल इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, और मैंने पहले ही कहा, मायावती जी को छोड़ दिया पूरी तरह से। आप उत्तर प्रदेश में मायावती जी की रिलेवेंसी को क्या आप इग्नोर कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मायावती जी उत्तर प्रदेश, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप उनकी रिलेवेंसी को इतना बढ़िया से हाईलाइट करते हैं। नहीं, हम बिल्कुल हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने तमाम नेताओं को,
मैंने तो तेलुगु देशम का भी नाम लिया कि चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने छोड़ दिया, वाईएसआर क्या कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी को इन्होंने छोड़ दिया। ऐसे कई नेता हैं, कई पार्टियां हैं जो अपना प्रभाव रखती हैं। शिवसेना को क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? बुलाना चाहिए था, शिवसेना को भी बुलाना चाहिए था। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको इन्होंने नहीं बुलाया है और थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। ये कोई थर्ड आपके मित्र सुनील साजन मेरे साथ मौजूद ऐसे लोग हैं जिनको कांग्रेस अपने साथ नहीं जोड़ पा रही है, जो भाजपा के खिलाफ खड़े। सुनील साजन जी, ये बात तो आसिम वकार की इस बात में तथ्यात्मक सच्चाई है कि आपको मुसलमानों का साथ चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, उनका वोट चाहिए, लेकिन जब राजनीतिक हिस्सेदारी या मंच शेयर करने की बात आती है तो आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर 20 कुर्सी में एक कुर्सी असदुद्दीन ओवैसी की लग जाती तो समाजवादी पार्टी का क्या चला जाता है? देखिए ब्रजेश जी, आपका सवाल सही है और सही वकार साहब के बारे में मैं क्या कहूं। मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं या जितने भी पैनलिस्ट हैं, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब समाजवादी पार्टी के नेताजी के बाद जो सबसे बड़ा नाम समाजवादी पार्टी में वो आजम साहब का था। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने तो जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े मंत्री और सबसे बड़ा नाम वो माननीय आजम साहब का था। और मुझे लगता है कि आपको भी याद होगा, हम लोगों को याद है, एज मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी भाषण पहले करते थे और आजम साहब सीनियर होने के नाते, बड़े नेता होने के नाते भाषण बाद में करते थे। ये क्या उत्तर प्रदेश नहीं जानता? और वकार साहब कह रहे हैं कि आप मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, आप हमको सुना करिए, जिसके खिलाफ अन्याय होगा हम उसका नाम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ अन्याय कर रही है, हम बात करते हैं, आपके भी खिलाफ अन्याय कर रही है। अगर आपको भी कोई बचा पाएगा तो समाजवादी पार्टी बचा पाएगी। तो सर एक कुर्सी लगवा लेते हैं, इनसे क्या परहेज? इनके घर पे रैली कर रहे हो और इनको नहीं बुला रहे हो, बुरा मानने वाली बात तो है ही नहीं। देखिए ब्रजेश जी, वहां क्योंकि हमारा कार्यक्रम नहीं था, हम वहां लोगों को नहीं इनवाइट कर रहे थे। वहां तो चंद्रशेखर राव जी ने बुलाया था, हमारे नेता तो गए हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में मैंने जरूर वकार साहब से कई बार कहा, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम दिल से इनको बड़ा भाई मानते हैं और हम चाहते हैं कि इनकी घर वापसी हो जाए। लो भैया, ये तो ऑनलाइन टीवी पे प्रस्ताव मिल रहा है वकार साहब। चलो अब यही खुलासा करो, गलत घर में आज इसी चैनल पे सब अपने घर आ जाएंगे, क्योंकि ये चलो भैया, अब तो घर वापसी तक टीवी पे होने लगी। कर लो अपना बात कर लो, तय कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। त्रिपाठी जी की गवाही है, देवेंद्र की और इनकी वंशराज की गवाही है। मैं तो हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं बड़े भाई से कि आप जो बोलते सर माला पहना दो, डिजिटल कोई माला दे के खिलाफ बोलते हैं, पहना के इनको ले जाओ। पिछड़े दलित मुसलमानों की आवाज सर आप बोलने दो उनको, समझ नहीं पा रहे कैसे आपका और आपको काउंटर करना चाह रहे हो। एक मिनट बोलिए वकार साहब। नहीं, वो छोटे भाई को क्या काउंटर करेंगे वो, क्योंकि बहुत तगड़ी पेशबंदी आज सुनील साजन ने कर दी है, बोलते हैं कहीं भी हमला करने का मौका ही नहीं। बोलिए भाई वकार साहब। सर निदाब फाजली साहब का एक शेर है जी, वो उसी शेर में सब जवाब है कि बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, अजनबी शहर रहिए, दोस्त बनाते रहिए और दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। साजन साहब वही बात कर रहे हैं। तो कैसे? वो तो कह रहे हैं भाई हैं हम उनके, भाई तो हैं सर, दुश्मनी कहाँ है? तो कह रहे हैं घर वापसी कर लो। नहीं सर, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है। अरे घर वापसी टीवी पे हो भी। नहीं सर, देखिए, अगर मैं अपनी जाति लड़ाई लड़ रहा होता या मैं अपनी जाति सियासत कर रहा होता तो मैं उस बारे में सोचता, कुछ भी सोच सकता था। अपनी मेरी जाति लड़ाई नहीं है। मैंने सियासत में सर काफ़ी साल गुजार दिए और मेरे राजनीतिक गुरु मरहूम जनाब मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने जो मुझे सीख और टीचिंग्स दी थी वो आज भी मेरे दिमाग में। मैं बहुत स्ट्रांगली, उन्हीं ने हमेशा मुझसे एक बात कही थी कि चाहे कितनी ही परेशानियां आ जाएं, अपनी बात को पूरी मजबूती से रखना और जब बात रख देना तो पीछे ना हटना। तो सर यही तो वक्त है कि अगर नेताजी से आपने सीखा होता तो आज केसीआर को करारा जवाब देते आप। सर नेताजी अपने लोगों का ये नहीं सिखाया।
आपको एक किस्सा सुनाऊं। भारत की सरकार एक ज़माने में बड़ा संकट में आई, नेताजी ने उसका साथ दिया और सरकार बच गई। और उसके बाद में यूपीए में एक डिनर का एहतमाम किया गया। तो उस डिनर में नेताजी पहुंच गए अमर सिंह के साथ और वहाँ इंसल्ट हो गई। तो नेताजी वहाँ कोई शर्मिंदा थोड़ी ना हुए। वो नेताजी का जो उनका जो जोश था तो बाद में बदला लेंगे मतलब। सर आज देखिए कहाँ पहुंच गए, 2% पर। कभी किसी को छोटा मत समझिए। मैं मुलायम सिंह यादव का शागिर्द हूं सर। नहीं, ठीक बात है। और मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैं रोने धोने वाला आदमी नहीं हूं कि साहब मेरी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती नहीं सर। मैं तो भी नहीं, मैं तो नहीं उसमें का बुलाएंगे नहीं, मैं तो उसमें का हूं कि अगर मेरे दिमाग में बैठ जाएगा और मंच पर किसी मुसलमान की कुर्सी नहीं होगी तो मैं जाके वहां चिल्लाने लगूंगा कि भाई मुसलमानों को नहीं बिठा रहे हो, मैं आ रहा हूं, मुझे बिठाओ, मैं कुर्सी लेके आ रहा हूं अपनी। सर रोगे तो भी कोई नहीं सुनेगा। देखिए ब्रजेश जी, सर आप रोते रह जाएंगे तो भी कोई नहीं सुनेगा। देखिए 2024 का चुनाव है ये, इसमें आसिम वकार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, असद ओवैसी साहब को भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है, अकबर ओवैसी साहब को भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब हमारी मदद किसको चाहिए? जिसको प्रधानमंत्री बनना है। अब ये आप तय कर लीजिए आप में से कि आप में से प्रधानमंत्री जिसको बनना है उसको मुसलमान चाहिए या मुसलमान नहीं चाहिए। वोट ये दिला आप दो, तय कर लेकिन लीजिए। वोट दिला दो लेकिन हमारे मंच देखिए पर मत आओ। ब्रजेश जी, वोट दिला दो लेकिन हमारे मंच पे मत आओ। सर वो बाद में तय करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा बस जल्दबाजी है, अभी बहुत सी चीजें आएंगी जाएंगी। सुनील जी आपके पास 10 सेकंड है, ओनली 10 सेकंड, क्योंकि 2 प्रवक्ता भी बाकी हैं। जी, 10 जी, सेकंड आप बार बार इंटरवीन कर रहे हैं, 10 सेकंड जी, दे रहा हूँ। नहीं ब्रजेश जी, मैं वकार साहब को बड़ा भाई कह रहा था और उन्होंने भी बड़े अच्छे मन से कहा कि हम बड़े छोटे भाई के साथ साथ गुरु भाई भी हैं। हम केवल कांग्रेस के बारे में एक बात कहेंगे। कांग्रेस, क्योंकि हमने कहा ना कांग्रेस से हमारा झगड़ा नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने इनसे गठबंधन किया, तोड़ा, उनसे तोड़ा। हमने जिसके साथ गठबंधन किया, गठबंधन भले टूटा हो, हमारी बातचीत और रिश्ते नहीं खत्म हुए हैं। और कांग्रेस कह रही कि हम सब जगह, भाई सब जगह नहीं हो। जहां आप हम मान रहे हैं कि भाई आप छत्तीसगढ़ में हो, आप राजस्थान में हो, आप मध्य प्रदेश में हो, लेकिन आप महाराष्ट्र में नहीं है, आप यूपी में नहीं है, आप पंजाब में नहीं है, आप दिल्ली में नहीं है। आप झंडा झुकवाना चाहते हम हैं ये चाहते हैं ब्रजेश जी कि नहीं, हम केवल ये चाहते हैं कि कांग्रेस की ये बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े भाई के नाते ये बोलो भाई भूमिका निभाएं। जहां वो करें झुकाव ताकतवर है, झंडा वहां हमारे यहाँ। विपक्ष उनके जहां बड़े पीछे, हो गए और जहां यूपी में कुछ नहीं हो, 2% ताकतवर है वहां कांग्रेस बोलो हमारे भैया, पीछे है। देवेंद्र झुकाओ झंडा। देवेंद्र भैया भाई से 1 थोड़ा सेकंड वक्त ले लूं, 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट नहीं है सर, 1 मिनट ले लीजिए, 10 अच्छा, सेकंड ठीक। 20 सेकंड जो देना हो तो देवेंद्र में से काटूंगा। नहीं, काट दीजिए। देखिए सुनील भाई हमारे भाई हैं सर और मैं कोई भाईचारा जितना बैठक प्यार नहीं ये कर रहा मुझसे हूं, सर। करते हैं उसका दुगना प्यार मैं इनसे करता हूं। इन्हीं ने, आपने जब ये कहा कि असद साहब की कुर्सी लगना चाहिए थी, इन्हीं ने कहा बिल्कुल लगना चाहिए थी, इन्हीं ने एक्सेप्ट की ये बात। और इन्हीं ने कहा आसिम भाई आ सर जाए। अब आप बराबर कर रहे हो सर, अब जाने दो सुनिए सर। देवेंद्र की बारी है सर। सर इन्हीं ने कहा आसिम वकार वापस आ जाए, इनका शुक्रिया। इन्हीं ने इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में भी मुझे कई बार ऑफर दिया, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत। सर सीढ़ी मत लगाओ सर, सर आना होता आप क्या पहले आ गया बहुत होता। शुक्रिया। ओके देवेंद्र गो हेड। ब्रजेश भाई, अरे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मेरे ये को बुला नहीं उनके रहा, बीच उसके का बाद मामला मुझे बड़ा है। खुशबू जा आपके रहा है। बीच में बोल रहे हैं भैया, विजय भाई ये 2 निश्चित- भाइयों के बीच का बात है। गुरु भाई हैं, चाहे रखे चाहे जाएं, सीढ़ी लगाएं चाहे उतरे, आपसे क्या प्रॉब्लम है आपको? बोलो भाई देवेंद्र। ब्रजेश भाई, ये 2024 का चुनाव कोई एक साधारण चुनाव नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को, देश के जो दुनिया का शानदार संविधान है, जो संवैधानिक संस्थाओं पे जो लगातार आरएसएस के इशारे पे हमले हो रहे हैं, ये तो उसको बचाना है। और जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, तो नाना भैया, आप प्रकार भी की कुछ समस्याओं compromise से करोगे? जो देश जो है करा रहा है, देवेंद्र जी जी कुछ कंप्रोमाइज आप भी करो, सुनील जी की बात समझो निश्चित ना। तौर पे कांग्रेस हमेशा जो है तो झुकाओ झंडा उनके यहाँ, वो तो यही कह रहे कांग्रेस हैं। के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हो चाहे खड़गे जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एक लाइट माइंडेड लोगों को, जो कांग्रेस की विचारधारा से, सेकुलरिज्म, जो देश की जो थाती है, जो गंगा जमुनी सर आपके तहजीब, विचारधारा से कोई अपोजिशन क्यों चलेगा? आप ये तो जबरदस्ती लक्ष्मण रेखा खींच रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, आपका विचार करना होगा, वो समाजवादी ब्रजेश पार्टी जी- का नाम बदल के कांग्रेस पार्टी कुछ कर लेते। देखिए कांग्रेस वो अलग के विचारधारा वाले लोग हैं। बहुत सारी ऐसी देश में क्षेत्रीय पार्टियां हैं ब्रजेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की ABCD
टीम बनी हुई किसके लिए कह रहे हो? नाम लेके बताओ ना। अब नाम लेना कोई जरूरत नहीं है। बगल में बैठे हैं, बोलो, बहुत वंशराज बहुत अभी सारे जवाब ऐसे देंगे। भी नेता हैं क्षेत्रीय दल जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर और भैया, दहशत वंशराज, से वो सही बात नहीं बोल पा रहे हैं। ये तो अलग देश ही बैटिंग कर देश रहे हैं। करा रहा है, देश की अब हालत गेंद फेंके हो जो ना, दिन पर दिन आप जो है जरा गिरती वंशराज चली जा रही है, खेलेंगे। बेरोजगारी रुक जाओ चरम ना, पे एक है, सेकंड रुको भैया, महंगाई देवेंद्र चरम बाबू पे है। बन लो जवाब तुरंत दो भैया। तो जिस तरीके से देखिए, देश चल रहा वंशराज है, बोलेंगे। क्या जवाब दिया थैंक जाए? यू, तौर पे शुक्रिया देवेंद्र जी। ABCD अब बात सुनिए। ABCD थैंक टीम यू, की जो नोट कर बीजेपी लिया। की, उसकी जरूरत ये सब नहीं है है। ABCD से उसकी लेकर जरूरत जेड नहीं तक सब यहाँ यही पे। है। बोलो भाई। कांग्रेस अरे हो शिद्दत गया। के साथ, मजबूती के साथ भारतीय ब्रजेश जनता जी, पार्टी देखिए, ऐसा से है हाँ, कि वंशराज से फिरका जवाब परस्त दो। ताकत के खिलाफ चुनाव लड़ रही ब्रजेश आप है। बोल और चुके मुझे हो। पूरा विश्वास है कि मान भारतीय लिया। जनता ओके। पार्टी को 2024 में ठीक है। कांग्रेस करारा जवाब देगी। ठीक है, आप सुन लो ये- भैया, बोलो। यही तकलीफ है ब्रजेश जी, यही तकलीफ है कि आज इनको उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी नहीं सुनना चाहती, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को सुनाए जा रहे हैं। आज मैं वही कह रहा हूं ना अभी कि ये एक तो- भारत जोड़ो ये ना यात्रा बीच में। निकाल रहे हैं लोग जो देवेंद्र है जी, बीच कांग्रेस में। छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं अभी त्रिपाठी जी को सुन रहा था, राकेश त्रिपाठी जी को गठबंधन पे बड़ा बड़ा विचार दिए जा रहे थे। आज 4-5 नेता को एक मंच पे देखकर राकेश त्रिपाठी जी की पेड़ में बड़ी गुड़गुड़ाहट होने लगी, बड़ी तकलीफ मच गई। मतलब जो दल 2 बार से देश की सत्ता पर बैठकर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दलों के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता चला रही है, उस दल को तकलीफ हो गई कि 4 नेता एक साथ एक मंच पे कैसे आ गए। अरे भैया, हमारा गठबंधन अगर होगा, हमारे अगर 4 नेता एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, तो वो ऐसे नेता हैं जो विकास की बात करते हैं। हम ऐसे नेता नहीं है कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए पीडीपी के साथ जाके गठबंधन करेंगे, वो पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद बताएगी। तो ये बहुत बड़ा बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और ये जो 4 नेता आज इकट्ठा हुए थे तेलंगाना में, उनमें। तो इस बात को आप समझिए। दूसरी चीज, अभी जो कांग्रेस की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। वो ठेकेदार नहीं है इस देश के ठेकेदार नहीं। 70 साल आपने देश के साथ राज किया, देश की जनता ने आपको देखा, आप धुन रमाए हुए हो कि एक नेता को उठा के हमको प्रधानमंत्री बनाना है, देश की आर्थिक व्यवस्था हाँ भाई बर्बाद त्रिपाठी रहे, जी, आप कुछ बेरोजगारी कहना चाह रहे थे, चाहे मैं जितनी रहे, मेरे पास 15 चाहे सेकंड है सर। राकेश त्रिपाठी, गो अहेड। वो एक पुराना डायलॉग याद आ गया था, सब मिले हुए हैं जी। तो सब मिले हुए हैं, यही राजनीति के लेकर के नई राजनीति की शुरुआत करने जो लोग आए थे ना, कि सब मिले हुए हैं जी, लेकिन आज सबके साथ मिल गए हैं जी। ये खुद जाकर के सबके साथ मिल गए हैं। अच्छा, तो ये सजेस्ट करो वकार साहब क्या करें? नहीं, वकार साहब तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे ही रहेगा, उनको कोई नहीं पूछेगा जब तक वो अपनी इस प्रकार की भड़काऊ बयानबाजियां बंद नहीं करेंगे। अरे क्या तो जब बोले तक ये बेचारे, उकसावे कुछ वाली तो बातें नहीं बंद कहे। नहीं करेंगे, ऐसे ही बोलो इनको भाई लोग वकार दरकिनार साहब। थैंक यू करते त्रिपाठी जी, जवाब दो। सर नो रिप्लाई। नो रिप्लाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस परिचर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।